कई संस्थान वाले ऐसे हैं जो कि टारगेट बोर्ड को देख के जलते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा क्यों? वैसे जलने वालों का संख्या कितना है? अगर संख्या कम है इसका मतलब कि अभी आपका तरक्की कम हुआ है। बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन सब में हम देखें कि सबसे कम जो फी है वो आप ही का होता है। ऐसा क्यों? हम जिस शहर में पढ़ने के लिए जाते थे उस शहर में और भी बहुत सारे स्कूल थे जहाँ का फी बहुत ज्यादा था। वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे बहुत हाई फाई में रहते थे। मन शौक हमारा भी करता था कि हम वहाँ जाए, लेकिन फी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो चूंकि आपका शादी भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं तो लड़ाई होता होगा क्या? लड़ाई होता है। तो यही लड़ाई नहीं, बस वो लड़ाई नहीं कह सकते हैं, ऐसे जो वो होता है आपसी रंजस होता है, आपसी प्यार में जो भी। अरे वो लड़ाई सबसे ज्यादा अगर पूछेंगे तो हमारा तो लड़ाई सबसे ज्यादा हमारी वाइफ के साथ ही होता है। अच्छा। और कि आपके लिए सब कुछ अगर पढ़ाना ही है तो फिर हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। सर बूढ़ा होंगे तो क्या करेंगे? तो हम बूढ़ा होंगे तो क्या करेंगे? हम बूढ़ा होंगे तो जवानी का वीडियो देखेंगे। देखते हैं भाई टारगेट बोर्ड में पहले कैसे पढ़ाते थे जब हमारा उम्र कम था। अच्छा, क्या शिक्षक को राजनीति में आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक राजनीति का बात है तो शिक्षक को तो छोड़िए, विद्यार्थी को भी राजनीति में आना चाहिए। हम भगत सिंह का एक चैप्टर पढ़ाते हैं और भगत सिंह खुद बोले थे कि विद्यार्थियों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो राजनीति सीखना एक अलग चीज है, राजनीति के बारे में जानना एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति करना एक अलग चीज है। अगर बाई चांस मना कर दिया जाए कि आप नहीं पढ़ा सकते, कौन मना करेगा? जय हिंद साथियों, आज एक ऐसे शिक्षक के साथ बैठे हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उनका हम परिचय भी नहीं देंगे क्योंकि वो लाखों बच्चों के दिलों पे राज करते हैं। हर वर्ष कई सारे टॉपर्स यहां से निकलते हैं, और आज सर से कुछ खट्टे, कुछ मीठे और कुछ तीखे सवाल पूछेंगे। कुछ उनके जिंदगी से रिलेटेड, कुछ उनके संस्थान से रिलेटेड। तो सर तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें यहाँ पे इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी सवाल आप पूछेंगे उसका एकदम ऑनेस्टली जो जवाब है वो हमारे तरफ से निकले, उसमें कोई मिलावट वाला आंसर हम देने का प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल एकदम सीधा सीधा आंसर देने का प्रयास करेंगे। और हम इस इंटरव्यू के पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपको जो मन में करे वो हमसे पूछिए और हम भी दिल खोल के उसका जवाब देंगे। आज सर पूरे एक पेज जो स्टिकी नोट्स है उसको लिख के लाए हैं, और कुछ तीखे सवाल भी इसमें हैं, कुछ आपके जिंदगी से रिलेटेड सवाल भी है, कुछ वैसे सवाल है चूंकि आप पे रिसर्च हम काफी किए हैं उसके बाद ही ये चीज लिखे हैं, और उसके बाद आज पॉडकास्ट में आप ये चीज पूछेंगे सर आपसे। तो शुरू किया जाए सर। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल है सर कि अगर आपको पढ़ाने के लिए मना कर दिया जाए कि आपको नहीं पढ़ाना है तो क्या होगा? पढ़ाने के लिए मना कर दिया जाए तो क्या होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमने जीवन में बहुत त्याग किया है और सिर्फ पढ़ाने के लिए। तो मना करने से भी हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर बाई चांस मना कर दिया जाए कि आप नहीं पढ़ा सकते, कौन मना करेगा? एक क्वेश्चन है, एक मान लिया जाए कि आपको मना कर दिया जाए कि नहीं, आपको अब नहीं पढ़ाना है, तो क्या होगा? जैसे मना करने के लिए तो हमें लगता है कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, तो अगर यहाँ का गवर्नमेंट ही हमें बैन कर दे तभी कोई उपाय है कि भाई भारत में रहते हुए हम नहीं पढ़ा सकते हैं। नहीं तो बाकी किसी के कहने पर हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो पैशन है वो पढ़ाना है, शौक़ है पढ़ाना। किसी का मजबूरी पढ़ाना होता है, हमारा शौक़ है पढ़ाना। और हमारे बारे में सब लोग जानते हैं कि हमने सिर्फ पढ़ाने के लिए जीवन में बड़े बड़े त्याग किए हैं। तो हमारा ये जो रथ है ना पढ़ाई का, ये रोकने से भी नहीं रुकेगा, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। चलिए, ऐसे बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल है सर कि टारगेट बोर्ड का बहुत सारे हम वीडियो देखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें जलन का बू आता है। टारगेट बोर्ड के वीडियो में जलन का बू आता है? टारगेट बोर्ड के जो अपोनेंट्स होते हैं, जो कई संस्थान वाले ऐसे हैं जो कि टारगेट बोर्ड को देख के जलते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा क्यों टारगेट बोर्ड को देखकर लोग क्यों जलते हैं? देखिए, जहां तक हमारा ऐसा मानना है, अगर लोग टारगेट बोर्ड को देख करके जल रहे हैं तो हमारा वो थर्मामीटर है। अच्छा। जैसे थर्मामीटर को लगाने पे बुखार मापा जाता है कि कितना डिग्री आपका बुखार है, वैसे जलने वालों का संख्या कितना है।
अगर संख्या कम है इसका मतलब कि अभी आपका तरक्की कम हुआ है। अगर जलने वालों का संख्या बढ़ रहा है तो मतलब आपका तरक्की भी बढ़ रहा है। और हमें याद है एक हमारे आदर्श शिक्षक हैं, यहाँ के उत्तर प्रदेश के हैं, अच्छा। नाम है अवध ओझा सर। उनका हम एक कभी वीडियो देख रहे थे तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि जीवन में जब तक 200-250 जलने वाले ना हो तब तक जीवन का मजा ही नहीं है। और हमारे जीवन में भी जलने वालों का संख्या उतना नहीं पहुंचा है, तो जिस दिन अगर उतना पहुंच गया तो समझेंगे कि हाँ अब हम भी कोई लेवल पे पहुंचे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि लोग देख कर किस लिए भी जलते हैं ना, क्योंकि उसका बहुत सारा कारण है। देखिए, एक चीज है कि जो वृक्ष फलदार होता है, जिस वृक्ष पे फल लगता है, लोग ढेला उसी पे चलाते हैं। तो टारगेट बोर्ड एक वृक्ष है जो कि बड़ा फलदार वृक्ष है, और हर एक वर्ष यहाँ फल के रूप में टॉपर्स निकलते हैं। लोग ढेला चलाते हैं कि एक आध फल हमारी तरफ गिर जाए तो हम भी थोड़ा उसका स्वाद चख लें। लेकिन खैर, जलने वालों की संख्या अगर बढ़ रही है तो हमारे लिए खुशी का बात है। जलने वाले लोग हमारे लिए थर्मामीटर का काम करते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि हम जीवन में कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका कहना ये है कि और जलने वालों की संख्या और बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अगर जलने वालों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो मतलब हम अस्थायी हैं, तरक्की नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आपके भी जीवन में जलने वाले बहुत लोग होंगे। हाँ, जब सबके जीवन में होते हैं। पूरे समाज में हमको लगता है कि हर समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पैर खींचने वाले लोग मिल ही जाते हैं। लोग हाथ से ज्यादा आजकल पैर खींचते हैं। अगर समाज में थोड़ा सा भी कोई बढ़ रहा है तो लोगों को लगता है कि कैसे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये तो पैर खींचना शुरू कर देते हैं। लोग बताए तो ना, लोग आजकल हाथ से ज्यादा पैर खींचते हैं। जितना बुराई हो सके किसी का करें, किसी भी तरीके से अगर नीचे गिराने का प्रयास हो तो इनको नीचा दिखाया जाए, लोग ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, जलने वालों पे फोकस मत करिए। लोगों का काम है जलना, हमारा काम है आगे बढ़ना, बच्चों के लिए मेहनत करना, बिहार के लिए कुछ करना। तो और बस यही है। एक बात और सर कि ये जो जलने वालों की संख्या है वो सिर्फ आप ही के फील्ड में है या फिर हर फील्ड में होता है? सब जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे फील्ड में है, जलने वाले लोग सब जगह होते हैं। जो हमें देख करके जल रहे हैं वो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको देखकर जल रहे हैं वो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। अलग अलग फील्ड में सब लोग हैं, तो बाकी सब कुछ वैसा ही है। तीसरा सवाल है सर कि ABCD बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन सब में हम देखें कि सबसे कम जो फी है वो आप ही का होता है, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक फी का बात है तो हमें लगता है कि अभी जिस तरीके से टारगेट बोर्ड पर बच्चों का प्यार है, हमें जो बच्चों का प्यार अभी तक मिला है, अगर हम चाहते तो कंटेंट के नाम पर, क्वालिटी कंटेंट के नाम पर हम भी चाहते तो बच्चों से बहुत फी ले सकते थे कि भाई हम क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे शिक्षक दे रहे हैं, अच्छे से आपका पढ़ाई हो रहा है, तो हमें इतना फी चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर हम फी बढ़ा दिए तो बिहार के ऐसे लाखों बच्चे जो इस उम्मीद से हमारे पास जुड़े हैं कि कम फी है फिर भी हम यहाँ पढ़ लेंगे, शायद फी हमारे बढ़ा देने से वो वंचित रह जाएंगे पढ़ाई से। और हमारा ऐसा सिद्धांत है कि हम बिहार के उस आखिरी परिवार तक भी पहुंचना चाहते हैं जो शिक्षा को बहुत महंगाई मानते हैं, कि शिक्षा जो है वो उनके पास है, जो जिनके पास पैसा है, तो पैसों के कारण शिक्षा बाधा न बन जाए, इसलिए हम फी रखते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम जो थोड़ा बहुत फी लेते भी हैं वो इसलिए क्योंकि हमें एक संस्थान रन करना है, और इस संस्थान को रन करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, और वो संसाधन हमें पैसों से ही मिलेंगे। बिना संसाधन के तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम बिहार के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक संसाधन चाहिए, इसलिए हमें कुछ हेल्प का जरूरत पड़ता है। तो बच्चों से बस एक हेल्प के रूप में हम फी लेते हैं, और ऐसा कुछ। फी से सर, फी दो ही मायने में कम लिया जा सकता है। पहला कि चाहे तो गरीबी से उठा हो, या दूसरा ट्रस्ट के माध्यम से वो संस्थान नहीं, हमारा ट्रस्ट के माध्यम से तो नहीं चलता है। हम खुद उस जगह से उठे हैं कि हमें पता है कि क्या होता है। हम जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो 200-250 रुपये का महीना लगता था। हमारे पिताजी वो 200-250 महीना देने में भी उनको महीने के लास्ट में ना अखर आता था। उनको लगता था कि भाई बच्चा अगर पढ़ रहा है 200-250 रुपये में तो ज़्यादा लगता था। सोचिए, उस ज़माने में हमारे गांव के कोई भी लोग अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे पिताजी भेजते थे। तो ये हमारे लिए गर्व का बात है, हम लोग गर्व से इस भी चीज़ को कहते हैं। और हम देखे हैं कि गरीबी क्या होता है, हम देखे हैं कि अगर फीस ज़्यादा रहे
तो वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। हम जिस शहर में पढ़ने के लिए जाते थे उस शहर में और भी बहुत सारे स्कूल थे जहाँ का फ़ी बहुत ज़्यादा था। वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे बहुत हाई फाई में रहते थे। मन शौक हमारा भी करता था कि हम वहाँ जाए, लेकिन फ़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस कारण से हमें लगता है कि जितना कम से कम फ़ी रखा जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अधिक बच्चों तक हम पहुँच पाएंगे, गरीब से गरीब बच्चों तक पहुँच पाएंगे, और वो गरीब लोग आपसे जितना प्यार करेंगे ना, अमीर लोग कभी उतना प्यार नहीं करेंगे। चलिए सर, अभी टाइम लगभग 12 बज रहा है। 15 मिनट दे रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रिंस सर कितने घंटे सोते हैं? देखिए, सोने का हमारा ऐसा कोई लिमिट है नहीं। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क होता है। वर्क चाहे जितना बजे भी ख़त्म हो जाए, अगर 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, अगर हमें जैसे नेक्स्ट डे हमें कोई क्लास लेना हो तो सुबह का, दोपहर का, शाम का जो भी कंटेंट है पढ़ाने वाला, वो हम नाइट में ही तैयार कर लेते हैं, ताकि कल जो पढ़ाना है उसको हम नाइट में तैयार कर लें कि कल हमें क्या क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या क्या नोट्स देना है, जो भी चीज़ें होता है हम तैयार करते हैं। अब वो काम हमारा चाहे 12 बजे ख़त्म हो जाए, चाहे 1 बजे ख़त्म हो जाए, चाहे 2 बजे ख़त्म हो जाए, चाहे 3 बजे ख़त्म हो जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 भी बज जाता है, और 4 बजे हम सोने के लिए गए और सुबह में 7 बजे से क्लास है, तो 2.5-3 घंटा सोए। कभी कभी होता है 12 बजे चले गए तो आराम से 4-5 घंटा, 6 घंटा सो लेते हैं। तो सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, मतलब 2.5 घंटा से लेकर के 5-6 घंटा तक ये हमारा टाइम है। बहुत लोग से सुनते हैं कि कम सोने से या रात में ज्यादा देर तक जागने से डार्क सर्कल हो जाता है, तो क्या सर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? देख लीजिए डार्क सर्कल हुआ है कि नहीं हुआ है। डार्क सर्कल क्या होता है ये तो हमें आजकल नहीं पता है, उतना हम ध्यान नहीं देते हैं। हम बस सीधे उठते हैं और बस, मतलब हम तो आईने के सामने भी बहुत कम ही खड़ा होते हैं। बस आए और आराम से देख लिया और उसके बाद क्लासरूम में, ठीक है ना, कैमरा ही हमारे लिए आईना बन जाता है। जैसे ही आए कैमरा में देखे, हाँ चेहरा ठीक लग रहा है, चलो पढ़ा लेते हैं। अब उतना डार्क सर्कल देखेंगे तब तो हमारा काम हो गया, वो सब कुछ नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपके निजी जिंदगी से है सर, कि सबसे ज्यादा लड़ाई प्रिंस सर का किनसे होता है? हमारा लड़ाई, सबसे ज्यादा लड़ाई ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। कहाँ, मतलब शिक्षकों के बीच में या फिर स्टूडेंट? शिक्षकों के बीच में नहीं, जैसे मान लीजिए घर में होता है, जैसे आप अभी आप बोले कि लगभग 2 घंटा सोते हैं, 2.5 घंटा सोते हैं, तो चूंकि आपका शादी भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं तो लड़ाई होता होगा क्या? लड़ाई होता है। तो यही लड़ाई नहीं, बस वो लड़ाई नहीं कह सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा बहुत वो होता है, आपसी रंजस होता है, आपसी प्यार में जो भी। अरे वो लड़ाई सबसे ज्यादा अगर पूछेंगे तो हमारा तो लड़ाई सबसे ज्यादा हमारी वाइफ के साथ ही होता है। अच्छा। और वो लड़ाई सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मतलब उनका कहना होता है कि आपके लिए सब कुछ अगर पढ़ाना ही है तो फिर हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, हम समय नहीं दे पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने ऑफिस में, स्टूडियो में बिताते हैं। किसी का भी शौक करता है, मन करता है कि भाई घर पे थोड़ा सा समय दें, और मजबूरन हम दे नहीं पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा। तो कभी आपको भी नहीं लगा कि थोड़ा सा टाइम घर पे भी देना चाहिए? कोशिश करते हैं, हमारे तरफ से 100% प्रयास रहता है, कोशिश रहता है, लेकिन जब भी कोशिश करते हैं ना, जैसे मान लिया जाए कभी संडे हुआ या फिर कभी छुट्टी हुआ, प्रयास करते हैं कि इस संडे को थोड़ा घर पे टाइम देना है, इस संडे को या फिर इस दिन छुट्टी है थोड़ा घर पे टाइम देना है, कहीं निकलना है बाहर। लेकिन पता नहीं उसी दिन सबसे ज़्यादा काम आ जाता है, उसी दिन कुछ ऐसा काम आ जाएगा, पूरे दिन इंगेज रह जाएंगे। तो पता नहीं ये हमारे साथ होता है ऐसा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा समय निकालें। लेकिन मजबूरी है, अब जिम्मेदारी बढ़ गया है, तो जितना बड़ा जिम्मेदारी उतनी बड़ी हिस्सेदारी, तो अब जिम्मेदारी बढ़ा है तो थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ता है। समाज की एक सच्चाई है कि चूंकि बहुत सारे सीरियल में, बहुत सारे फिल्म में भी देखे हुए हैं कि मान लिया जाए कि कहीं ऑफिस में है तो कहाँ है, घर से मान लीजिए आरती मैम का फोन, कहाँ है, यहाँ आइए, या फिर आरती मैम सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखो मनमुटाव बात ऐसा है कि थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमने स्पष्ट तौर से वहाँ भी कह रखा है कि हमारा जो कुछ भी है तो वो इसी के बदौलत है, टारगेट बोर्ड के ही बदौलत है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक चीज़ें अपना अलग जगह पर, पर्सनल जीवन अपना अलग जगह पर, लेकिन जिस वजह से हमारा पहचान हुआ है हम उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी बच्चे ही? बिल्कुल, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद ही कोई और। अच्छा सर, संसार का नियम है कि बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा होता है। प्रिंस सर बूढ़ा होंगे तो क्या करेंगे? तो हम बूढ़ा होंगे तो क्या करेंगे? हैं? हम बूढ़ा होंगे तो जवानी का वीडियो देखेंगे कि देखते हैं भाई टारगेट बोर्ड में पहले कैसे पढ़ाते थे जब हमारा उम्र कम था। बूढ़े होंगे तो हमारा एक सपना है
और सपना हमारा ये है कि जब हमारा उम्र ज़्यादा हो जाए, हालांकि इसमें तो अभी बहुत समय है, अभी तो हमारा बहुत लंबा उम्र है, अभी बहुत लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन हमारा ये सपना है कि हम अपने जैसे बहुत सारे प्रिंसर इस बिहार में खड़े कर दें। हम अपने जैसे बहुत सारे प्रिंसर यहाँ हम खड़ा करना चाहते हैं, ताकि आज बिहार के लिए हम काम कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाले भविष्य में बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो बिहार को बदलने का एक प्रयास करें। तो हमारा बस सपना यही है कि जब हम बूढ़े भी हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हमारा मृत्यु भी हो जाए, तो लोग हमें इसलिए याद करें कि भाई एक कोई था प्रिंसर नाम का, वो बहुत कुछ पीछे छोड़ के गया है, और इतना छोड़ के गया है कि बहुत वर्षों तक लोग उसको याद रखेंगे। तो हम बस यही चाहते हैं। सर, एक शिक्षक हैं, फिजिक्स के लीजेंड माने जाते हैं, वो देखते हैं कि बूढ़े हो गए हैं लगभग, क्योंकि उनका उम्र लगभग 60-70 करीब होगा। फिजिक्स और उनका अच्छा, एच सी वर्मा। हाँ, अच्छा, हाँ। और वो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को एच सी वर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने जीवन में बहुत नाम कमाए। आज IIT के बच्चे उनकी किताब को देख करके IIT क्रैक करते हैं, लेकिन एच सी वर्मा आजकल खुद दुनिया से अलग होकर के देखते हैं कि नर्सरी क्लास के बच्चों को, LKG UKG फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो वो उनका शौक है। हम क्या बोले कि देखिए, जिनका शौक है पढ़ाना, वो चाहे किसी भी क्लास के बच्चे रहे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, बच्चों के साथ उनका अलग लगाव होता है। तो शौक से अगर कोई टीचर बना है, जिनका पढ़ाना ही शौक है, तो उसका सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से होगा। आज उनका देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा वीडियो जो बच्चों से प्यार करते हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं सर कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब ज्यादा बूढ़ा हो जाएंगे तो उसी प्रकार से हम भी पढ़ाएंगे? भगवान जाने, लेकिन हमारा शौक तो कुछ वैसा ही है। बच्चों के साथ हमारा जुड़ाव हमेशा से रहा है और आगे भी हमेशा बरकरार रहेगा। बिहार में अभी इलेक्शन का टाइम है सर, काफी सारे शिक्षक भी इलेक्शन में उतर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक, काफी सारे एजुकेटेड पर्सन भी राजनीति में उतर रहे हैं। तो क्या प्रिंस सर कभी इलेक्शन लड़ेंगे? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। प्रिंस सर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अभी तो हमें एजुकेशन के सेक्टर में ही हमको बहुत आगे बढ़ना है, एजुकेशन क्षेत्र में ही बहुत ज़्यादा काम करना है, और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एजुकेशन है। राजनीति से हम थोड़ा सा अलग दूर हटना ही चाहते हैं। अच्छा, क्या शिक्षक को राजनीति में आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक राजनीति का बात है, तो शिक्षक को तो छोड़िए, विद्यार्थी को भी राजनीति में आना चाहिए। हम भगत सिंह का एक चैप्टर पढ़ाते हैं, और भगत सिंह खुद बोले थे कि विद्यार्थियों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो राजनीति सीखना एक अलग चीज है, राजनीति के बारे में जानना एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति करना एक अलग चीज है। तो हम राजनीति सीखना चाहते हैं, राजनीति देखना चाहते हैं, लेकिन राजनीति करने से थोड़ा सा दूर हटते हैं, क्योंकि उस फील्ड से हमारा ना तो कोई बैकग्राउंड है और नहीं कुछ ऐसा है। हम पढ़ाई में ही ठीक है, ओवरऑल ये मान लीजिए, मतलब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही हमारे लिए बढ़िया है। राजनीति से अभी दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं है। बिहार के लाखों बच्चों का फेवरेट टीचर है, लाखों बच्चों के दिलों पे राज करते हैं, आपके फेवरेट टीचर कौन है? हमारे फेवरेट टीचर तो हमेशा हम क्लास में भी कहते हैं, हम सबसे ज़्यादा अगर यूट्यूब पर भी वीडियोज देखते हैं तो वो विकास दिव्यकृति सर हैं। उनका हम वीडियो देखते हैं क्योंकि उनका हर एक बात सुनते हैं हम। बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनके जैसा बनने का हम प्रयास भी करते हैं, आदर्श हैं हमारे वो, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उनके जैसा हमारा भी नॉलेज हो, उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनके जैसे बनने में हमको बहुत समय लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि हम बहुत समय देने के बाद भी शायद उनके जैसे न बन पाए, लेकिन हाँ, आदर्श तो मानते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं और प्रयास करते हैं कि थोड़ा मतलब उन्हीं के जैसा हमारा बर्ताव हो, शांत स्वभाव हो और सोचने का जो तरीका हो वो उन्हीं के जैसा हो। बहुत अच्छे टीचर हैं वो। प्रिंस सर पर एक हम देखे फिल्म बना था, हाँ, बिहार टॉपर। बिहार टॉपर। तो क्या सर आपको इच्छा करता है कि हम भी फिल्म इंडस्ट्री में जाएं या फिर बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे जाएं, जैसे बिग बॉस हो गया, सनराइज हो गया, इस प्रकार के कुछ? बिग बॉस तो नाम सुन करके ही हमको बड़ा गुस्सा आता है। कभी बिग बॉस को हम उतना गहराई से समझे नहीं हैं कि आखिर बिग बॉस में होता क्या है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट में कुछ शॉर्ट्स वगैरह उसका आ जाता है, या फिर यूट्यूब पर कभी कोई वीडियो देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ का माहौल बड़ा गंदा है। हमारे जैसे लोगों के लिए वो बिग बॉस नहीं बना है, और किसी भी टीचर्स के लिए नहीं। टीचर्स के लिए बिग बॉस सही नहीं है।
क्योंकि हम तो बस यही जानते शायद हैं। जहां तक हमें जानकारी है कि कुछ दिन पहले टीचर्स के पास भी ऑफर आया था बिग बॉस में जाने के लिए। नहीं, हमारे पास अगर कभी आए भी ना तो हम जाने का विचार बिल्कुल नहीं बनाएंगे। किसी भी शिक्षक को नहीं जाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बिग बॉस अलग चीज़ों के लिए है भाई। हम तो आजकल देखते हैं कि जो यूट्यूब पर आकर के गाली बकते हैं वो जा रहे हैं बिग बॉस में। अगर उनके साथ जा करके बिग बॉस में कोई टीचर खेलेंगे तो फिर टीचर का इज्जत क्या रह जाएगा। तो कभी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई वैसा सकारात्मक सोच वाला कोई अगर शो होता है जहाँ पे लगे कि नहीं यहाँ से लोगों को कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो वहाँ पे बिल्कुल जाएंगे। लेकिन वहाँ से क्या सीखने का मौका मिल रहा है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमारे बिहार में सर कई सारी भाषाएं बोली जाती है। उसी भाषा में एक भोजपुरी भी है। तो क्या प्रिंस सर भोजपुरी गाना सुनते हैं? भोजपुरी गाना सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं। अच्छा। कभी कभी भोजपुरी गाना सुन लेते हैं, लेकिन भोजपुरी में भी आजकल ना बहुत तरह के गाने निकल चुके हैं। एक कुछ तो बहुत अश्लील गाने हैं जिनका विरोध हम खुद करते हैं और वैसे गानों को हम सुनते भी नहीं हैं। कुछ भोजपुरी में ऐसे गाने जैसे कभी हम अगर गाड़ी से कहीं पे जा रहे हैं तो वैसे स्थिति में हम कभी कभी भोजपुरी गाना सुन लेते हैं और सुनते भी हैं। तो थोड़ा जैसे पवन सिंह का कोई गाना हो तो हम वो सुन लेते हैं। और ज़्यादा भी वैसा नहीं सुनते हैं, लेकिन कभी कभी सुनते हैं। सर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और हमको आज तक पता नहीं चला कि सारे लोग कहते हैं कि लोग क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन का परिभाषा क्या है? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन कहने का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, वैसा एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराना जिसको बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें। अच्छे तरीके से समझ तो जाए ही, लेकिन वहाँ पर तो हो गया कॉन्सेप्ट कि भाई आपका कॉन्सेप्ट सही है। लेकिन अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो बच्चों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो उनके वर्तमान के लिए भी और जो उनके भविष्य के लिए भी बहुत यूजफुल हो, उसी को कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन। दूसरी बात कि बच्चों को कुछ ऐसा चीज़ें बताना जिससे कि बच्चे को आसानी से वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिए। तो कहने के लिए तो लोग कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का असली परिभाषा यही है कि जो बच्चों को समझ में आ जाए, जो वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी हो, तो उसी को क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे हम। क्वालिटी एजुकेशन कह लें, क्वालिटी कंटेंट कह लें, वही है। आप एक किसान के बेटे थे, जैसा कि आप बताए कि आप एक किसान थे नहीं है भी। हाँ, एक किसान के बेटे हैं। और किसान को हर किसान को ये चाह होती है कि हमारा बेटा एक सरकारी नौकरी करे, लेकिन आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल। तो क्या उस टाइम कितना कठिन था जब सरकारी नौकरी छोड़ रहे थे? क्योंकि पिताजी को समझाना कि सरकारी नौकरी छोड़ करके अब इसमें आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ ही होगा। प्रॉब्लम तो था, प्रेशर भी था कि सरकारी नौकरी लगा है, छोड़ना नहीं है। अच्छा। लेकिन बात ऐसा था ना कि लोग विरोध कर रहे थे और हमें जीवन में कुछ बड़ा फैसला लेना था। पिताजी को हमने नहीं बताया था कि हम सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं और सब लोगों से चुपचाप हम सरकारी नौकरी छोड़ दिए थे। अच्छा, पिताजी को पता नहीं था? किसी को पता नहीं था। और हमारे छोड़ने के कुछ महीनों के बाद सब लोगों को पता लगा था कि हम नौकरी छोड़ चुके हैं। क्योंकि अगर हम पहले तो छोड़ने से पहले बहुत कहने का प्रयास किए थे, बहुत कहे भी कि हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सब लोगों का दबाव था कि नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह पे थे। आप जैसे अभी फी का भी बात कर रहे थे ना कि आपका फी मतलब कम क्यों होता है। अगर पैसा का जहाँ तक बात था तो हम जिस जॉब में थे वहाँ बहुत पैसा था। लोग कहते हैं ना कि ब्लैक मनी, घूसखोरी, तो ये सब वहाँ बहुत था। अगर हम चाहते तो वो सब भी कर सकते थे, पैसा तो कमाने का वो भी एक तरीका था। लेकिन हमने उन सब चीज़ों को साइड किया और हमने कहा कि नहीं, हमें जो भी चाहिए बस यहाँ से चाहिए। हम नेम फेम सब कुछ हमें यहीं से मिलेगा, और इसलिए बिना बताए हमने सरकारी नौकरी छोड़ दिया। और कुछ महीनों के बाद लोगों को पता चला, हमारे परिवार वालों को पता लगा कि हम छोड़ दिए हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत डांट भी पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। अभी किसी को बताते होंगे कि सरकारी नौकरी छोड़ करके और बच्चों को पढ़ा रहे हो, अभी मान लिया जाए कि कोई आदमी आपसे पूछे तो वो बताते होंगे कि सरकारी नौकरी छोड़ करके बच्चों के पढ़ा रहे, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, जिन लोगों को पता है हमारे बारे में कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं बिहार के लिए, वे लोग तो कहते हैं कि नहीं आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिनको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में नहीं पता है,
जिनको ये नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि भाई इसमें कितना अच्छा ये कर रहे हैं। तो वैसे लोग कहते हैं कि महामूर्ख आदमी है, सरकारी नौकरी छोड़ दिया है, लोग आजकल उसके लिए तरस रहा है, तुम उसको छोड़ दिया है, तुमसे बड़ा पगला कोई नहीं है। ऐसी बातें सुनने के लिए मिलता है, लेकिन मन में हमने जो संकल्प ले लिया है, ठान लिया है, नहीं, जो हम डिसाइड किए हैं बहुत सोच समझ कर किए हैं और बहुत हम उसमें अच्छा करेंगे। प्रिंस सर के गांव के लोग क्या कहते हैं प्रिंस सर के बारे में? देखिए, गांव में हम ना आज से लगभग 6-7 साल पहले हम गांव छोड़ चुके थे और गांव में बहुत कम जाते हैं। छोड़ क्या चुके थे, मतलब जाते कम हैं क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है, कभी कभी जाते हैं। लेकिन गांव में सब लोग अच्छा सोचते हैं, गांव में सब कहते हैं कि अच्छा प्रयास कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत नीचे से उठा हुआ लड़का है, गरीबी देखा है, इसका माँ बाप गरीबी में पला बढ़ा, ये भी गरीबी में जन्म लिया, पला बढ़ा, तो अच्छा है। देखिए, हम ऐसा हम कहना चाहते हैं ना कि गरीबी में जन्म लेना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। गरीबी में जन्म जरूर लीजिए लेकिन गरीबी में मरिए नहीं। गरीबी में जन्म जरूर लीजिए लेकिन गरीबी में मरिए नहीं। बस हम यही चाहते हैं। जीवन में इतना कमाइए, जीवन में इतना नेम फेम सब कुछ होना चाहिए कि अगर कभी पिताजी को इलाज करने का जरूरत पड़े तो ये न सोचना पड़े कि किस हॉस्पिटल में भर्ती कराएं जो हमारे लायक हो। अगर इस इलाज कराने का जरूरत हो तो चाहे अमेरिका भी क्यों न ले जाना पड़े, हम ले जाएंगे। बस इतना जीवन में कमाइए। अच्छा, पूरे बिहार हम स्टूडेंट को भी हम कहते हैं, क्लास में भी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो और खूब पैसा कमाओ। पूरे बिहार के लिए आप प्रिंस सर हैं, गांव के लिए क्या है, प्रिंस हैं या प्रिंस सर? नहीं, प्रिंस है। गांव के लिए प्रिंस, गांव के लिए प्रिंस हैं, गांव के लिए अरे हैं, गांव के लिए मतलब गांव में तो वही ना होता है, भले हम आज प्रिंस सर बन जाए लेकिन आज भी गांव में जाते हैं तो लोग वही मगही भाषा में, अरे कहाँ जाए रे, कहाँ जाए बाबू। तब गांव में जाते हैं तो वैसे लोग कहते हैं जैसे कहीं जा रहे हैं, ए प्रिंसवा इधर सुन, लोग ऐसा ही बोलते हैं। आपको कोई नहीं लगता कि नहीं पूरे बिहार के लिए अच्छा लगता है, वही तो होना चाहिए ना। आज अगर गांव में भी लोग प्रिंस सर कहना शुरू करेंगे तो फिर गांव में जाने का मजा क्या रहेगा। गांव में जाते हैं, वहाँ सब चाचा हैं, बड़े भाई हैं, चाची हैं, मम्मी हैं, सब लोग हैं, तो अरे प्रिंसवा, मतलब ये सब शब्द सुनकर लगता है कि हाँ गांव में आए हैं। नहीं तो जैसे अभी हम पटना में रहते हैं, पटना में कौन बोलेगा अरे प्रिंसवा, कोई नहीं बोलता है, लेकिन वहाँ ये चीज़ सुनने के लिए मिलता है। तो गाँव का एक अलग माहौल है। ये बताइए सर कि प्रिंसवा से प्रिंस सर बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? प्रिंसवा से प्रिंस सर बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? सबसे बड़ा योगदान तो हम कहेंगे, सबसे पहला चीज़ तो कि हमने जो मेहनत किया, मेहनत के पीछे हमारे परिवार वालों ने सब सपोर्ट किया, तो सब लोगों का योगदान है। जीवन में किसी का कम योगदान है, किसी का ज़्यादा योगदान है, लेकिन योगदान सब लोगों का है, परिवार वालों का भी है। सबसे ज़्यादा योगदान तो हम कहेंगे कि हमारे बिहार के बच्चों का है, क्योंकि आज प्रिंसवा से प्रिंस सर हमें बिहार के बच्चों ने ही बनाया है। अगर शायद वो ना होते तो आज हम प्रिंस सर नहीं बन पाते। प्रिंस सर का दर्जा हमको किसने दिया? हम तो अपने आप प्रिंस सर नहीं अपने आप को बोलने लग गए। हमारा नाम तो प्रिंस है, लोगों ने हमें प्रिंस सर बनाया, और लोगों ने मतलब कौन? बिहार के बच्चों ने बनाया। तो आज भले हम अदर स्टेट में काम कर रहे हो, बिहार में भी काम कर रहे हैं, यूपी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन पहचान तो हमें बिहार के बच्चों ने ही दिया है। बिल्कुल सही बात। तो बिहार के बच्चों के लिए तो हमारा एक अलग लेवल का प्यार रहेगा कि भाई पहचान हमें यहीं से मिला है और हम खुद बिहार के हैं। तो हमेशा जीवन में ये चीज़ रहेगा कि बिहार के बच्चों ने हमें जो पहचान दिया, बिहार के बच्चों ने हमें जहाँ तक उठाया, वो हमें कोई और नहीं कर पाया। एक सवाल एक ऐसा है सर, तो इसका जो उत्तर दीजिएगा बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक दीजिएगा। प्रिंस हम अभी तक जो भी उत्तर दे रहे ईमानदारी पूर्वक नहीं, एक थोड़ा कठिन सवाल है। हाँ। प्रिंस सर आखिरी बार कब रोए हैं? क्योंकि अमूमन तौर पे मर्द रोते नहीं है, कितना भी कष्ट का पहाड़ क्यों न टूट जाए वो रोते नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रिंस सर आखिरी बार कब रोए हैं? देखिए, हमारा जहाँ तक रोने का बात है ना, तो डेट तो कन्फर्म हमें याद नहीं है। 2-3 चीज़ों में हम बड़ा जल्दी रो जाते हैं। किस किस चीज़ में सर? सबसे पहला चीज़ तो कि जब हम रामायण देखते हैं। अच्छा। हाँ, रामायण अगर हम देखेंगे ना तो हमारे आँख से आंसू निकल जाएगा। अगर जैसे हमारे घर में बहुत धार्मिक लोग हैं, हमारे दादाजी हो गए, दादी हो गए, खुद हमारी वाइफ भी बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करती है, हमारे पिताजी भी, हमारे मम्मी भी, सब लोग बहुत भगवान में विश्वास रखते हैं। लेकिन घर में ना रामायण चलते रहते हैं। जैसे हमारे दादाजी हैं तो दादाजी एनी टाइम रामायण देखते रहते हैं, मतलब खाना पीना खाए
जब मन किया तो वो रामायण देखते हैं, रामायण के अलावा और वो कुछ देखते ही नहीं है, सिर्फ रामायण। तो वो कभी कभी रामायण देखते हैं, उनके सामने हम बैठ जाते हैं, तो रामायण जब भी हम देखते हैं ना तो हम रो जाते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि भाई वर्तमान में भगवान पर बीता होगा तो कैसा लगा होगा उनको। तो ये सब सोच करके। दूसरी बात, एक फिल्म हम देखे थे, अमिताभ बच्चन का फिल्म था, नाम हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, बागवान फिल्म। तो बागवान हम देखे थे तो रो गए थे। तो बाकी ऐसे हम कभी जल्दी रोए नहीं हैं, पर रोते थे बहुत, मतलब आदमी को बहुत कष्ट होता है तो कभी कभी रो देता है, लेकिन एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि हम पिछली बार कब रोए होंगे। अभी आप बाबा का नाम लिए और गांव के लोग से पता चला कि सबसे ज्यादा, अभी आप बोले कि सबसे ज्यादा योगदान बिहार के बच्चों के हैं, लेकिन गांव का ये मानना है कि सबसे ज्यादा योगदान आपके बाबा का है। हमारे बाबा ने हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, हम ये कहेंगे, क्योंकि हमारा घर जिस इलाके में पड़ता है उधर पानी थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता था। तो हमारे दादाजी का इतना ज़्यादा योगदान है कि हमारे दादाजी अपने कंधों पर बिठा करके हमें स्कूल ले जाते थे। हमें आज भी वो दिन याद है कि दादा इतना पानी में घुस करके और वो हमें स्कूल ले जाते थे पढ़ाने के लिए। बहुत मेहनत किए हैं, मतलब क्या खेती किए हैं, मजदूरी किए हैं, बहुत कुछ किए हैं वो हमें पढ़ाने के लिए। तो उनका योगदान हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। और हम तो यही कहेंगे, हमारे जो दादाजी हैं, जो बाबा हैं, वो भगवान के अवतार हैं हमारे लिए, और सचमुच में वो भगवान है भी। तो उनके बारे में जितना वो हम बोलेंगे कम पड़ेगा। चलिए सर, मेरे चैनल के माध्यम से आखिरी मैसेज बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हम बच्चों को आखिरी मैसेज बस यही कहेंगे कि जीवन में आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, मेहनत करिए, मेहनत करने से कभी पीछे न हटिए, अपने माँ बाप का हमेशा आदर करिए, घर परिवार में एकदम अच्छे तरीके से आप संस्कार के साथ रहिए। कभी आपके वजह से आपके पिता का, आपके माता जी का सर नीचे ना हो, बस हम यही कहना चाहेंगे। और जीवन में बहुत मेहनत करिए, बहुत मेहनत से कभी अपना मतलब शरीर मत चुराइए, क्योंकि ये शरीर ना मेहनत करने के लिए बना है। ये शरीर मिट्टी की तरह है, जितना मतलब इसको जैसे ढालिएगा वैसे ढलेगा। और जीवन में मेहनत करके ही आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये कहेंगे, कभी भी दूसरों को देख करके जलिए मत, जीवन में कभी भी दूसरों को देख करके मत जलिए। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन करिए, उसका हाथ खींचिए, कभी पैर मत खींचिए। और स्टूडेंट्स लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर गरीबी में जन्म हुआ है तो अफसोस मत करिए कि हमारा गरीबी में जन्म हुआ है। मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि पिताजी का मृत्यु गरीबी में ना हो। पिताजी को जब बुढ़ापा आए तो ये न सोचना पड़े कि इनके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो बस हम यही चाहते हैं, बिहार के बच्चों को यही मैसेज देंगे, कोई भी स्टूडेंट हो उनको यही मैसेज देंगे कि मन लगा करके पढ़िए, जी जान लगा करके पढ़िए, पूरी ताकत झोंक दीजिए और गरीबी से निकलने का प्रयास करिए। ये तो बच्चों के लिए मैसेज हो गया सर। जलने वालों के लिए क्या मैसेज? जलने वालों के लिए तो बस यही मैसेज है कि जलने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। आप भी उतना ही मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितना जलेंगे उतना भस्म होते जाएंगे, राख बनते जाएंगे, और वो हवा का झोंका आएगा, वो राख उड़ जाएगा। तो जलने वाले लोग जलते रहेंगे, दुश्मनों की जलन ही हमारी शान है, बस यही कहेंगे। लेकिन फिर भी ये दुनिया सुधरने वाला है नहीं, ये दुनिया आपका हमेशा पैर ही खींचेगा, कभी भी हाथ नहीं खींचेगा। और जिस दिन ये दुनिया हाथ खींचने लग जाए ना, तो फिर दुनिया में सब लोग एक दूसरे का शुभचिंतक हो जाएंगे, सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से वैसे लोग जो हमें देख करके जलते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि और ज़्यादा जलिए, जितना जलेंगे हमारा थर्मामीटर ये बताएगा कि हम उतने तरक्की कर रहे हैं। सर, आपका जो आखिरी में आपका जो शायरी होता है वो बहुत लाजवाब होता है। तो मेरे चैनल पे एक शायरी आपका हो जाए, उसके बाद इस पॉडकास्ट को समाप्त करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब शायरी, कौन सा शायरी बोले हम? कोई एक ऐसा शायरी जो कि क्लास में आप अमूमन तौर पे बोलते रहते हैं। आपका शायरी काफ़ी सारे सुने हैं, जो जितना खनकता है इस पर का एक शायरी था। वो तो है, वो तो बहुत बार हम बोले हैं। शायरी हम यही कहेंगे कि बढ़ी है पीर पर्वत सी तो पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद
सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद है कि हर हाल में बिहार के बच्चों की स्थिति बदलनी चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियोज़ को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकालकर इस पॉडकास्ट में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट आए तो आप लोग कमेंट में आप अपना क्वेश्चन बताइए जो कि हम सर से डायरेक्टली पूछ सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना जो भी क्वेश्चन आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में सर से डायरेक्ट पूछ पाएंगे। आपका सवाल होगा और सर का जवाब होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।